थे न्यू ग्रेड कैंप की, और हम बात कर रहे थे जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको एनर्जी रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। ये जो रीजन है इसमें एनर्जी रिसोर्सेज के वाइज अगर हम बात करें तो देख लें, कजाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं, कोल रिजर्व्स हैं इन बिलियंस ऑफ टन्स, गोल्ड टन्स में है, यूरेनियम के देख लें कितने मेगा डिपॉजिट्स हैं इन टनेज में, ये 16,90,000, और वाटर रिसोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं। और साथ आपको देखें इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग भी नजर आ रही है वर्ल्ड प्लेस में। मिसाल के तौर पे ये रीजन जो है यूरेनियम प्रोडक्शन में दुनिया में पहले नंबर पे है। अब आपको पता है यूरेनियम जो है वो किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे जो है न्यूक्लियर, अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी के सिविलियन पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। फिर उज्बेकिस्तान को देख सकते हैं आप, किर्गिस्तान को देख सकते हैं और ताजिकिस्तान को देख सकते हैं। फिर साथ गैस के जरा जखायर में देखिए, ये रीजन दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर है, और कंट्री वाइज आपको हर कंट्री का जो शेयर है वो नजर आ रहा है वहां पे जो रिजर्व्स हैं। और ऑयल की प्रोडक्शन में दुनिया में ये रीजन जो है वो 11वें नंबर पे है। मींस ये दुनिया का एक ऐसा इंपॉर्टेंट रीजन है। और पॉपुलेशन मैंने आपको बताया, इसकी पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब अगर हम देखें इसको फर्दर, आप जो है इसके एनर्जी रिसोर्स के बेस को समझने के लिए देखें कि मसलन सेंट्रल एशिया में हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स कौन से कंट्रीज में है, इन 3 कंट्रीज में है और इन 2 कंट्रीज के पास नहीं है। और वाटर की अगर हम बात करें तो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के पास है और इन 3 कंट्रीज के पास नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ रीजनल पॉलिटिक्स की। कजाकिस्तान जो है वो एक इमर्जिंग पेट्रोलियम की स्टेट है, इसमें पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं। ये 15 नेशंस में से है दुनिया में जिसके पास लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स हैं। ऑफशोर ऑनशोर एस्टेब्लिश्ड रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड गैस जो कंडेंसेट होते हैं इस रीजन में वो हैं 29 बिलियन टन्स के, 29 बिलियन टन्स, जस्ट ऑसम। 2010 में हमने देखा कि 200 से ज्यादा जो है वो हाइड्रोकार्बन की फील्ड्स जो हैं डिस्कवर हुई। इनमें 100 के करीब जो है वो ऑयल फील्ड्स थी और 70 से ज्यादा जो है वो ऑयल और गैस की मिक्स फील्ड्स थी। 2000 में काशागंज जो फील्ड है उसको डिस्कवर किया गया, और ये लार्जेस्ट डिस्कवरी थी पिछले 30 सालों में, यानी 1970 के बाद से 2000 तक सबसे बड़ी जो ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई वो इस रीजन में डिस्कवर हुई, जिसका नाम जो है वो काशागन है। 2012 में यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुई। फिर हम देखते हैं कि कुछ इस रीजन में पाइपलाइन पॉलिटिक्स भी हैं। अब आपके कॉमन सेंस की बात है कि एक रीजन में अगर एनर्जी ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं तो वहां से जो है इन्हीं रिजर्व्स को फ्लो करने के लिए, इन्हीं रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको पाइपलाइंस बिछानी पड़ेंगी। अफगानिस्तान जो है वो ट्रेडिशनली आपको पता है कि इनस्टेबल रहा है, पिछले 30-40 सालों से अफगानिस्तान में अमन नहीं है। तो अब अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता तो सेंट्रल एशिया से ये जो पाइपलाइन की पॉलिटिक्स है ये इन्फ्लुएंस होगी। एक जो पहली पाइपलाइन पॉलिटिक्स है वो है कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम। इसके ऊपर ये जो है वो टेंगिज से जो है वो नवरोसिक तक ये चल रही है। ये रशियन पोर्ट है जिसमें ब्लैक सी के ऊपर, तो ये 2001 का प्रोजेक्ट है। फिर हम देखते हैं अतायरू समारा पाइपलाइन है जो कि रशियन पाइपलाइन सिस्टम से जोड़ती है सेंट्रल एशियन रीजन को। बाकू तिब्लिसी सेहन पाइपलाइन है, ये अजरबैजान से टर्किश पोर्ट तक जाती है, लेकिन रशिया ने अपनी रशिया की पाइपलाइंस भी इस रीजन से जो है वो नेटो कंट्रीज को या यूरोप को एनर्जी सप्लाई करती हैं, गैस सप्लाई करती हैं। रशिया को इस पाइपलाइन के ऊपर रिजर्वेशंस थी, इसकी वजह से रशिया ने इसको ब्लॉक किया हुआ। कजाक चाइना पाइपलाइन है, ये कशागन से वेस्टर्न चाइना तक जो है वो जिंजियांग रीजन तक आएगी। ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है इन द वर्ल्ड, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर से ऊपर इसकी लेंथ है। ये 2006 में कंप्लीट की गई। अब अगर हम गैस के हिसाब से देखें इस रीजन को तो तुर्कमेनिस्तान जो है उसके पास 4th लार्जेस्ट जो है वो डिपॉजिट्स हैं गैस के, आफ्टर रशिया, ईरान एंड कतर। और इसकी जो योलेटन फील्ड है ये 2nd लार्जेस्ट है दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि गैस के रिजर्व्स में ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। यूरोप जो है वो डिपेंड करता है रशिया के ऊपर। साल के तौर पे जर्मन सप्लाईज 37% रशिया से जाती हैं, बल्गारिया 92, ग्रीस 90 और बाल्टिक स्टेट्स की 100% जो गैस है वो रशिया से जाती है। अब यही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि
2014 में जो यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से रशिया ने जर्मनी की और ये जो बाल्टिक स्टेट्स थी इनको जो है वो सप्लाई बंद कर दी। 80% ऑफ यूरोपियन सप्लाई फ्लोज थ्रू यूक्रेन। यूक्रेन में यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ईस्टर्न यूक्रेन में जंग हो रही है। इन 2006 और 2009 रशिया ने जो है वो गैस सप्लाई कट ऑफ कर दी। अब यहाँ पे 2008-9 में यही साउथ वेस्ट एशिया और जॉर्जिया के क्राइसिस भी चल रहे थे जिसमें अगेन नाटो भी इन्वॉल्व था। और 2014 में भी 2014 में भी यही क्राइसिस दोबारा हमने देखा कि रशिया ने जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की गैस सप्लाई बंद कर दी। यूरोप जो है और यूएसए वो चाहते हैं कि रशियन कंट्रोल से बाहर से जो है वो रूट्स डेवलप कर सकें ताकि सेंट्रल एशिया से जो गैस है उसको यूरोप तक लाया जा सके। अगर हम गैस की पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें, जियो पॉलिटिक्स ऑफ गैस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हम देखते हैं कि नाबुको जो है वो पोटेंशियल की प्रोजेक्ट है जिसको साउथर्न कॉरिडोर स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ये तुर्कमेनिस्तान से अजरबैजान और फिर वहां से यूरोप में दाखिल होता है ऑस्ट्रेलिया और आगे जाता है जर्मनी के अंदर। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 3350 किलोमीटर इसकी लेंथ है और एक्सपेंसिव भी है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। अब अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव हो जाए तो यूरोप की जो गैस और एनर्जी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर वो खत्म हो जाती है। रशिया जो है वो इस डिपेंडेंस के, ऑब्वियसली इस इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो चुका है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन टर्की एंड यूरोप ओवर टर्म्स एंड बाय मैनूवर्स फ्रॉम रशिया। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने इस रीजन में जियोपॉलिटिक्स ऑफ गैस को देखना है। फिर हम देखते हैं टापी प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में आप टाइम एंड अगेन सुनते रहते हैं कि टापी जो प्रोजेक्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। 1735 किलोमीटर की लेंथ इसमें जो है वो इन्वॉल्व है पाइपलाइंस की। ये तकरीबन 33 बिलियन मीटर क्यूब ऑफ गैस सप्लाई करेगा साउथ एशिया को, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर इंडिया तक इस प्रोजेक्ट ने जाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अफगानिस्तान में जो 735 किलोमीटर इसकी लेंथ है वहां पर पीस नहीं है। इस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह से ये पाइपलाइन जो है वो अभी कोई नियर फ्यूचर में एग्जीक्यूट होते नहीं नजर आ रही। जब भी अगर यूएसए अफगानिस्तान से विड्रॉ करता है और अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस जो है वो आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद टापी प्रोजेक्ट जो है वो रियलाइज हो सके। फिर प्रोपोज्ड नाबुको गैस पाइपलाइन, यहाँ पे आपको यही जो गैस पाइपलाइंस है इनका जो है वो रूट नजर आ रहा है। ये सेंट्रल एशिया से दाखिल होता है टर्की में, टर्की से जो है वो ईस्टर्न यूरोप में दाखिल होता है, फिर आगे जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी तक ये जाता है। दूसरी जो गैस पाइपलाइन है वो साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन आपको नजर आ रही है। ये जो है वो रशिया से होते हुए ब्लैक सी में दाखिल होती है और ब्लैक सी से जो है वो आगे इसके दो रूट्स फिर फर्दर बन जाते हैं। एक जो है वो इटली की तरफ जाता है, साउदर्न रूट है जो इसका, और दूसरा जो है वो नॉर्दर्न रूट है जो वियना ऑस्ट्रिया तक जाता है। और सर्बियन साउथ स्ट्रीम जो रूट है वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सर्बियन साउथ स्ट्रीम जो रूट है वो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी डाइवर्जन है। इसका मकसद जो है सर्बियन साउथ स्ट्रीम जो है इसका मकसद है सर्बिया को इसी गैस पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करना। अब हम अगर यहाँ पर आप देखें तो जो टैपी जिस प्रोजेक्ट की मैं अभी बात कर रहा था उसका आपको एक ब्रीफ सा लेआउट नजर आ रहा है। जब आप में से बाज स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे कि जब हम मैप्स ड्रॉ करें करंट अफेयर्स के पेपर में तो मैप्स कैसे ड्रॉ करें, तो याद रखिएगा आपको रीजन का एक रफ सा आइडिया होना चाहिए। आपके लिए परफेक्ट मैप बनाना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे इसका मैप बना रहे हैं, टॉपिक का मैप बना रहे हैं, तो आपको ये रफली बॉर्डर्स का तकरीबन अंदाजा होना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन कंट्रीज की याद होनी चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान है तो यहाँ पे ईस्ट में इंडिया है और यहाँ पे फिर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से अफगानिस्तान कहीं पे आके, और इस तरह वेस्ट की साइड पे ईरान है, यहाँ पे टर्कमेनिस्तान और इधर उज्बेकिस्तान है। अब जब आप टॉपिक का प्रोजेक्ट बना रहे हो या टॉपिक की गैस पाइपलाइन शो कर रहे हो तो यहाँ से आप स्टार्ट करें तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान में से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए ऐसे न्यू दिल्ली तक। तो आपकी रफ सी प्लेसमेंट हो, रफ सा मैप हो, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट मैप बना के उसको बताएं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये रीजन जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, यहाँ पे हिस्टोरिकली चीजें कैसे इवॉल्व हुई हैं। रशियन एम्पायर के साथ एक्सेशन से पहले ये जो है वो सेपरेट स्टेट्स थी, इनकी स्पेसिफिक टेरिटरीज थी। ये जो कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के रीजन जो है वो ग्रेट गेम जो है जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में रशिया और ब्रिटेन के दरमियान खेली गई उसका पार्ट बना।
और जो है वो रशिया की प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स बन गई, यानी ये रशियन एम्पायर में यूएसएसआर का पार्ट बन गई। 1990 में इन्होंने रशिया के टूटने के बाद इंडिपेंडेंस हासिल की। 91 से 94 तक इनके क्लोज रिलेशंस थे विद रशिया, लेकिन 94 से ऑनवर्ड 95 में यूएसए इस रीजन में इंटर होता है और इनका जो है वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल, मॉरल और फाइनेंशियल असिस्टेंस वेस्ट की मदद से इन्होंने अपने सिस्टम्स इवॉल्व करने शुरू कर दिए। यानी 95 से इन्होंने रशिया के इन्फ्लुएंस से मूव आउट करना शुरू कर दिया। 1999 में हम देखते हैं कि ये ऐसा पीरियड है कि जब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो रीजनल स्ट्रक्चर्स लाइक CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो मैंने आपसे बात की थी कि जो रशिया के अंडर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन्होंने रशिया के टूटने के बाद, CIS जिसको, ये उसके साथ डिसइल्यूजन हो गए क्योंकि रशिया इनकी नीड्स को फंड नहीं कर पा रहा था। ये कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिक मस का शिकार थे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनको वेस्ट की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इनके जो रिलेशंस थे वो वेस्ट के तरफ जो है वो टिल्ट होने लगे ये कंट्रीज। 2001 से 5 तक हम देखते हैं कि 9/11 की वजह से यहाँ पर यूएसए ने अपने जो है वो मिलिट्री बेसिस एस्टेब्लिश कर लिए। 2005 से ऑनवर्ड इकोनॉमाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी हो गई इन कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस करने लगी। इन कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए थे, वो फंड्स वेस्ट से, यूएसए से आ रहा था और बदले में इन्होंने यूएसए को और वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज को जो है वो बेसिस और अपनी टेरिटरीज बेसिस बनाने के लिए प्रोवाइड करने के ऊपर एग्रीमेंट किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होती है और एक पावरफुल एक्टर बन जाती है इस रीजन में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल पॉलिटिक्स को हम एक और लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने SCO को भी इस रीजन में एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर समझना है। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के लिए इन तीनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो दौड़ शुरू हो गई और रीजनल अलायंसेस बनने लगे। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को लार्जली जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप देखें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, सेंट्रल एशिया की ये जो स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी SCO में शामिल हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में भी शामिल थी, लेकिन CIS जो है वो ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो चुकी है। CIS में जो मेजर प्लेयर था वो रशिया था, SCO में जो मेजर प्लेयर है वो चाइना है और फिर रशिया है। तो इस तरह से इस रीजन में जो है वो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग शिफ्ट हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है एक स्टेक होल्डर से दूसरे स्टेक होल्डर की तरफ। नाउ दीज स्टेट्स आर यूजिंग मल्टीपल वेक्टर फॉरन। अब ये स्टेट्स एट द सेम टाइम मल्टीपल जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज हो रही हैं और इस तरह से जो है वो इस रीजन में ये स्टेट्स अपनी जो इनकी रीजनल पोजीशन है, इनके पास जो रिजर्व्स हैं या इनकी जो स्ट्रेटेजिक या जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं इन तीनों पावर्स के दरमियान और रिलेशंस को बैलेंस करते हुए हर एक से जो है वो हर एक काऊ को मिल्क करने की कोशिश कर रही है। आपने इसको इस तरह से समझना है। हम डिफरेंट कंट्रीज के बाद जो इस रीजन में डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो डिफरेंट पावर्स हैं, उनके दरमियान उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, उनके दरमियान कंपटीशन की बात करेंगे और वो दूसरे कंट्रीज की इस रीजन में इंटरवेंशन को किस तरह से देखते हैं। लेकिन ये काम हम करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप ग्रुप में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। आपसे जल्द जो है वो अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए।